नमस्कार, मैं हूं पूजा से। रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों का। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तरकाशी दौरे से लौटते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ देर बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के इस दिल्ली दौरे को राज्य के मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री धामी जल्द ही अपने मंत्रिमंडल के बदलाव कर सकते हैं, जिसमें 4 रिक्त स्थानों को भरने के अलावा कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की संभावना भी जताई जा रही है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हाल ही में यह संकेत दिया था कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही होने की संभावना है। कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज, केंद्रीय नेताओं से करेंगे मुलाकात। हमारे साथ हमारे संवाददाता हर्ष खनेरा इस खबर पे तमाम जानकारी के साथ जुड़ गया। हर्ष, क्या है ये पूरा मामला? सीएम तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए, इसमें क्या फेरबदल के चक्कर में सीएम तुरंत दिल्ली रवाना हो चुके हैं? इसी तरह पूजा, देखिए जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और हालांकि इसका संकेत पहले ही जो पार्टी के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ किया है कि कहीं न कहीं अब मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सकता है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि कुछ मंत्रियों की भी कुर्सी खाली हो सकती है, यानी कि अब नए चेहरे पर बिठाए जा सकते हैं। तो अब इसमें इसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है। आज मुख्यमंत्री दिल्ली में है और तमाम मंत्रियों से भी मुलाकात करने वाले हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात होने की संभावना है। तो निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि प्रदेश में कहीं कहीं जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार किया जा सकता है। तो इसी के मद्देनजर आज उसका दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी, मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे का मुख्य एजेंडा क्या बताया जा रहा है? देखिए, वैसे तो प्रदेश में 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है और इसके अलावा कई ऐसी विकास योजनाएं हैं जिनको लेकर के चर्चाएं होनी है, मंत्रियों से मुलाकात होनी है, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होनी है। ये तमाम एजेंडे रखे गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहीं न कहीं जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह के साथ, जेपी नड्डा के साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं तमाम जो अटकलें हैं अब वो खारिज तभी होंगी जब मुख्यमंत्री वापस देहरादून लौटेंगे। लेकिन बहरहाल ये माना जा रहा है कि कहीं कहीं जो मंत्रिमंडल विस्तार है, इसके अलावा जो इस समय जो 3 मंत्रियों का ये माना जा रहा है कि 3 मंत्रियों का भी यहाँ पर बदलाव किया जा सकता है। तो ऐसे में ये जो महत्वपूर्ण जो दौरा है आज मुख्यमंत्री का, वो बहुत अहम माना जा रहा है। तभी जो क्योंकि अभी लंबे समय से इंतजार था, पहले से ही कई लोग जो इसमें भागदौड़ कर रहे थे कि कहीं न कहीं उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। बहुत सीनियर लोग भी इसमें हैं, जो विधायक हैं, अब उनकी सूची बनी है, लेकिन अभी वो सार्वजनिक नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से भी कहा जा रहा है, क्योंकि अब प्रदेश में चुनाव भी होने हैं और जैसे कि 2027 में चुनाव है, तो उससे पहले ही कहीं न कहीं एक तोहफा देने का काम सरकार कर सकती है और तमाम जो नाराजगी है, तमाम जो अटकलें हैं, उन्हें दूर कर सकती है। जी, क्या संभावित नए मंत्रियों के नामों को लेकर कोई चर्चा चल रही है हर्ष? देखिए पूजा, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज नाम हैं इसमें, चाहे वो विनोद चमोली का नाम हो क्योंकि काफी वरिष्ठ रहे हैं, इसके अलावा चाहे उमेश काव का नाम कहें, और कई ऐसे लोग हैं जो सीनियर हैं। और जैसे कि एक जो मंत्री हैं जो उनके निधन के बाद उस सीट भी खाली हुई है, वो महत्वपूर्ण विभाग उनके पास था, परिवहन विभाग उनके पास था। तो उसके बाद भी जो जगह है वो खाली बनी हुई है। अब उसको किस तरह से भरा जाए, उसको इस तरह भी चर्चा की जा रही है। फिलहाल अभी जो मंत्रिमंडल में जो जगह है, मात्र 7 लोगों को यहाँ पर जगह दी गई है, 7 मंत्री जबकि इसे 11 से 12 मंत्री यहाँ पर होने चाहिए थे। लेकिन अब उसी के एवरेज में अभी सरकार इस तरह से काम चला रही है, लेकिन माना जा रहा है कि अब बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। जी हर्ष, किन मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की संभावना जताई जा रही है? देखिए, कई नाम हैं इसमें शामिल, चाहे वो धन सिंह रावत का हो या फिर रेखा आर्य का हो या फिर गणेश जोशी का हो। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि क्या इनके नाम हटा दिए जाएंगे या इन्हीं को
बरकरार रखा जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बहरहाल ये माना जा रहा था कि 3 मंत्री इसमें हैं जिनका विभाग परिवर्तन किया जा सकता है, जिनसे विभाग वापस लिए जा सकते हैं, जिनकी मंत्रिमंडल उनसे वापस लिया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं। और अभी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, तमाम नेताओं से मुलाकात हो रही है। इसके अलावा उत्तराखंड विकास के लिए भी जो जिस तरह से जो काम किया जा रहा है उस पर भी चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात होने जा रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जाती है ये, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की अगर बात करें पूजा, तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इससे पहले ही किस तरह से यहाँ पर तैयारी की जाए, सड़कों का हो या फिर पेयजल का हो, बिजली का हो, तमाम व्यवस्थाएं जो 4 धाम रूट पर की जाती है वो भी सुनिश्चित करना है। क्योंकि अब मात्र 1 महीने का समय है और उसके बाद प्रदेश में जो 4 धाम यात्रा है वो भी शुरू हो जाएगी। जी हर्ष, क्या विपक्षी दलों ने इस संभावित फेरबदल पर कोई प्रतिक्रिया दी है? देखिए पूजा, क्योंकि पहले से ही जो काफी लंबे समय से लगभग 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी जो मंत्रिमंडल है वो उसमें जगह है वो अभी खाली है। सरकार को पहले ही चाहिए था कि उसका विस्तार किया जाए। ये आरोप तमाम जो है पक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जो कांग्रेस है उनकी तरफ से आरोप है वो लगाए जा रहे हैं कि अभी कई विभाग मुख्यमंत्री के अपने पास हैं और इसके अलावा जो लोग हैं जो उनकी शिकायतें होती हैं विभागों में उस तरह से काम नहीं हो पा रहा है। तो कहीं न कहीं अब इन सभी चीजों को दूर करने के लिए अब ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की जो मुलाकात है, ये जो दौरा है दिल्ली का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तमाम जानकारी के लिए हर्ष। तो वहीं 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी के दौरे पर रहे। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कई बड़े संदेश दिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। धामी सरकार ने पूरी तैयारियां की। वहीं अब सीएम धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा किया है। वो लिखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तराखंड से शीतकालीन यात्रा का संदेश देते हुए प्रदेश को साल भर तीर्थाटन और पर्यटन के लिए विकसित करने की दूरदर्शी पहल को आगे बढ़ाया जाएगा। तो वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के धाम तपो पर्यटन की परिकल्पना न केवल राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और शुद्ध वातावरण को दर्शाती है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर भी पर्यटन को और तीर्थाटन को एक आदर्श मॉडल भी बनाएगी। शीतकालीन यात्रा में पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं के नए नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मार्च को उत्तराखंड दौरे पर रहे पीएम मोदी। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के राजपुर रोड स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना परिसर 132 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक सार्वजनिक पार्क की आधारशिला रखेंगी। इस परियोजना को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है और पार्क के पूर्ण विकास के बाद इसे 2026 में राष्ट्रपति के तहत उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रपति के अतिरिक्त सचिव राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस परियोजना की जानकारी साझा की गई है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल समिति में उत्तराखंड में सोनप्रयाग में केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वहीं सोनप्रयाग से केदारनाथ का रोपवे सार्वजनिक निजी भागीदारी में बनेगा और इससे प्रतिदिन 18,000 श्रद्धालुओं को सेवा मिल सकेगी। तो वहीं यात्रा का समय 8-9 घंटे से घटकर 36 मिनट हो गया जाएगा, जो श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत होगी। ये परियोजना उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जो डबल इंजन की सरकार है आज उसका दम साफ साफ दिख रहा है। जो कमिटमेंट किए गए थे वो कमिटमेंट फुलफिल हो रहे हैं। जो कहा जाता था अटल जी ने दिया है उत्तराखंड और मोदी जी संवारेंगे, आज मोदी जी उसे संवारते हुए फिर नजर आए। आज बहुत ईमानदारी के साथ पर्वत माला प्रोजेक्ट के तहत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात दी है कि एक जहां सोनप्रयाग से लेकर और केदारनाथ तक
रोपवे, लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत का रोपवे अब हमें मिला है, जिससे अब श्रद्धालुओं के लिए रास्ता आसान हो जाएगा, यात्रा आसान हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो हमारा गोविंद घाट है, उस गोविंद घाट से लेकर और हेमकुंड साहिब तक तीर्थयात्रियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए जाना आसान होगा, यात्रा सुगम होगी, सफल यात्रा होगी और लोग तीर्थाटन और पर्यटन दोनों का आनंद ले पाएंगे। दिल की गहराइयों से दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी का और युवा मुख्यमंत्री का धन्यवाद। आज दोनों के लिए उत्तराखंड वासियों की ओर से एक चीज निकल रही है, बार बार उनके दिल से एक ही आवाज आ रही है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं और उत्तराखंड वासी कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी, थैंक यू धामी जी। दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया, आपने जो हमें दिया है हम दिल की गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके ऋणी रहेंगे। जो वादा किया है वो आपने वादे को पूरा किया है। ये सही कहा जाता है कि गारंटी का मतलब, मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी, वो आज आपने साबित किया। दिल की गहराइयों। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान सदन में पेश की गई कैग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले रही है और कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने सदन में कैग रिपोर्ट पेश की लेकिन इस पर चर्चा का समय नहीं दिया। विधानसभा सत्र को कम से कम ही बीजेपी सरकार ने समेट लिया। कैग रिपोर्ट के माध्यम से कई विभागों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के अनुसार कैग की रिपोर्ट छिपाने के लिए सरकार ने सदन की कार्यवाही को 3-4 दिन में ही समाप्त कर दिया। तो वहीं उन्होंने कहा कि पोषण आहार को लेकर कैग की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें करीब 4.50 करोड़ का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे कैग के मामले सामने आ रहे हैं कांग्रेस उसे पुरजोर तरीके से उठाएगी। क्यों नहीं विरोध? अब देखिए, मेरी बात सुनिए, सरकार कैग की रिपोर्ट को छुपाने के लिए तो ये काम करती है कि सदन की कार्रवाई 2-3-4 दिन में समेट देती है। कैग की रिपोर्ट के ऊपर भी सदन में कम से कम 2-3 दिन चर्चा होनी चाहिए। कहाँ हुई? नहीं हुई कोई चर्चा। और इसलिए चूंकि अब सदन में चर्चा नहीं हुई, अब धीरे धीरे छनकर बातें बाहर आ रही हैं, कैग की रिपोर्टें विपक्ष के नेताओं के पास आ रही हैं, तो जब जब जो बात हमारे संज्ञान में आएगी तब तब उसके खिलाफ बात उठाई जाएगी। लेकिन जो भी सरकारें हों, सरकारों को ट्रांसपेरेंट होकर काम करना चाहिए। कैग की रिपोर्ट में अगर किसी पर कोई उंगली उठी है तो उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ये कैरेक्टर रहा है कि ये तमाम मौकों पर विपक्षी सरकारों पर हमला करने के लिए, विपक्ष के नेताओं पर हमला करने के लिए इसको आधार बनाती हैं और जहां उनके प्रदेश में इस प्रकार की बातें उठती हैं वहां ये चुपचाप उस बात को पी जाते हैं। तो ये दोहरा मापदंड उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को एक ही, उनकी सरकारों को एक ही मापदंड। तो वहीं चारधाम यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया यानी 30 अप्रैल से होने जा रही है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर लोक निर्माण विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। वहीं इस बारे में लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने जानकारी दी है कि चारधाम यात्रा के प्रमुख यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं इस कड़ी में शुक्रवार को भी एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है। उनके मुताबिक यात्रा शुरू होने से पहले सड़क से जुड़े सभी इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे। चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। बहुत सारे लोग इसमें आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, तो उनके लिए हम लोग काफ़ी तैयारियां करते हैं। पीडब्ल्यूडी की तरफ से हम लोग पहले से जनवरी से हम लोग ने तैयारी शुरू की है। सारे जो विभाग हैं जो इसमें काम करते हैं, भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं, उनके साथ भी 2 राउंड की बैठक हम लोग कर चुके हैं। हमारे अपर सचिव हैं, अभी पिछले हफ्ते ही चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी का दौरा करके आए हैं। जो चारधाम की रोड है उनको देख के आए हैं। उन्होंने जो कमेंट दिए हैं वो हम लोगों ने उनके साथ शेयर किए हैं और नेक्स्ट वीक मेरे स्तर पे भी, नेक्स्ट वीक नहीं बल्कि 7 तारीख को मेरे स्तर पे भी एक बैठक की जा रही है। उसमें BRO, NHIDCL, NHPWD, तो सारे लोगों के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उनका प्लान ले रहे हैं बेसिकली कि वो यात्रा शुरू होने के 1 हफ्ते पहले तक सारा काम कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे, क्या शेड्यूल रहेगा, उस पर डिस्कशन करेंगे। और तो वहीं रुड़की के नेहरू स्टेडियम में विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल और पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य और कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भाग लिया। दोनों मंत्रियों ने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न प्रकार के स्टॉलों पर जाकर जानकारी ली और प्रदर्शनी में प्रस्तुत विभिन्न उद्योगों के बारे में चर्चा की।
आपको बता दें, राज्य मंत्री नरेश बंसल के तहत आयोजित इस प्रदर्शनी में कृषि, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग समेत कई प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योग को बढ़ावा देना है ताकि लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी का, उनकी समस्त टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये दूसरी बार मुझको मौका मिला है इनकी एग्जीबिशन और इनके मेले में आने का। पिछले साल देहरादून में ये लगा था। अच्छी चीज़ है क्योंकि पूरे प्रदेश में भाई साहब के माध्यम से जो भी हमारी सरकारों की योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो प्रदेश सरकार की हो, लोगों को मंच मिलता है अपनी प्रदर्शनी दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का। तो मैं भाई साहब को बहुत बहुत बधाई दूंगा और उम्मीद ये करूंगा भाई साहब से कि उत्तराखंड के 13 के 13 जिलों में जो मुख्यालय हैं वहाँ पर ऐसी प्रदर्शनी लगे ताकि हर व्यक्ति को उत्तराखंड सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से क्या काम जनता के हित में हो रहे हैं उसकी जानकारी भी मिले, और जो हमारे लोग चाहे वो स्वयं सहायता समूह के हों चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो, उनको एक मंच उपलब्ध हो पब्लिक तक अपना सामान पहुँचाना। योजनाएं जो लोगों को, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी जो है उनका बड़ा फोकस है नौजवानों को रोजगार देने पे, और भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो तमाम स्टार्टअप्स हैं, उनके बारे में जानकारी के साथ साथ जो हमारा नमामि गंगे योजना है, हमारी जल शक्ति विभाग की योजनाएं हैं, हमारी कृषि विभाग और तमाम विभागों की योजनाएं हैं। इवन इसरो को जिस तरह बताया कि यहाँ पे कि बच्चों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया कि कैसे लॉन्च किया जाता है और सैटेलाइट कैसे रिलीज होती है उससे। तो वहीं उत्तराखंड में पर्यटकों को हेली सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास में जुटी हुई है, जिसके सीमांत क्षेत्रों में हेली सेवा का विस्तार हो सके। अब जल्द ही उत्तराखंड के नैनीताल और बागेश्वर 2 जिलों में हेली सेवा शुरू हो जाएगी। हेली सेवाओं के विस्तारण के मामले पर जानकारी देते हुए यूकाड़ा की सीईओ सोनिका ने कहा कि राज्य में इस महीने तक 2 जिलों में हेली सेवा शुरू हो जाएगी। बता दें कि इससे नैनीताल के नैचुकिया और बागेश्वर का नाम शामिल है। हम लोगों के द्वारा जो नेक्स्ट प्लान है वो नौकुचिया ताल नैनीताल में और बागेश्वर है। इन 2 जिलों की हमारी पूरी कार्रवाई हो चुकी है, डीजीसीए का इंस्पेक्शन हो चुका है और अब हम आगे इसको चला देंगे। मोर और लेस हम इस महीने कोशिश करेंगे कि वो वाली जो यात्रा है हमारी चल जाए। इसके अलावा हम लोगों ने एक देहरादून से पंतनगर का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो उसका टेंडर फ्लोट हो जाए, और जो हमारी चारों धाम हैं हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चारों धाम जो हैं वो हेली सेवा से कनेक्ट हो जाए। तो ये अभी हमारे इन प्रोसेस है सारे। तो वहीं सांस्कृतिक शहर अल्मोड़ा में जहां महिला खड़ी होली की धूम मचने लगी है, वहीं ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर प्रांगण महिलाओं होल्यारों के तहत पारंपरिक होली का गायन प्रस्तुत किया गया, जिसमें महिलाओं के तहत ब्रिज, वृंदावनी, कुमाऊनी खड़ी होली के साथ साथ झोड़ा, चारचरी, बाग यंत्रों के साथ होली की शुरुआत की गई। और अब पूरे कुमाऊं मंडल में पुरुष बैठकी होली के साथ महिला होली का आगाज हो चुका है। थोड़ा अपनी संस्कृति को बिखेरते हुए यहाँ जो है पौष माह के प्रथम इतवार से होली शास्त्रीय रागों पर आधारित होलियाँ शुरू हो जाती हैं और बसंत पंचमी से महाशिवरात्रि तक ये होली घरों में गाई जाती है और धीरे धीरे एकादशी तक ये हर इंसान को अपने रंग में रंग लेती है। इसी तरीके से हमारी संस्था के द्वारा भी मां नंदा देवी के ऐतिहासिक प्रांगण में कई विगत वर्षों से जो है खड़ी होली का आयोजन करते हुए आ रहे हैं। वैसे खड़ी होली पुरुषों में ही ज़्यादा होती है, लेकिन हम लोग ने एक प्रयास यहाँ पर नया किया है कि महिलाओं के द्वारा एक खड़ी होली और हर गली मोहल्ले से और यहाँ तक कि आज ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी यहाँ पर आकर के अपने गिले शिकवे मिटा करके पर हमारी मां नंदा मंदिर में इसमें सारी महिलाएं खड़ी होली करती हैं मंदिर के प्रांगण में और खूब हर्षोल्लास से मनाया जाता है ये होली का त्यौहार। हम लोग खड़ी होली गाते हैं, जल कैसे भरूं नदियां गहरी, इस तरह के खड़ी होली खूब गाते हैं। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी ने नया पोस्टमार्टम बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसको लेकर पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी नगर पालिका और उप जिला चिकित्सालय के अधिकारियों ने मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर बने पोस्टमार्टम हाउस का निरीक्षण किया। यही नहीं, आसपास का क्षेत्र और मसूरी उप जिला चिकित्सालय के पास खाली
पड़ी भूमि का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उप जिला चिकित्सालय के पास खाली पड़ी भूमि पर पोस्टमार्टम हाउस और पार्किंग निर्माण को लेकर सहमति बनी है। अगर पोस्टमार्टम हाउस बनता है तो काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम करने हमारे चिकित्सक ही जाते हैं, ओपीडी छोड़ के भी जाना पड़ता है। तो अगर पास में रहेगा तो पोस्टमार्टम का कार्य पूरा करके अपने ओपीडी या ऑपरेशन जो भी है उसको भी पूर्ण कर सकते हैं समय से। अन्यथा दूर होने पे दिक्कत आती है मरीज चिकित्सकों को जाने आने में। एक और दूसरा ये कि ज़मीन चिन्हित हो गई है आज चिकित्सालय परिसर में, और जेई साहब पांडे साहब ने देखा है उनको, और इसका जो भी अप्रूवल देने के बाद जैसे कि पेटवाल जी ने बताया, माननीय मंत्री जी ने इसके निर्देश दिए हुए हैं पूर्व में भी कि इस पर जल्दी ही कार्रवाई हो जानी चाहिए। मानकों के हिसाब से ज़मीन मेरे हिसाब से तो पर्याप्त है। अब जेई साहब क्या बोलते हैं उसमें वो उनका। माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी, मसूरी के सभी वासी ये निवेदन कर रहे थे कि जो पोस्टमार्टम हाउस यहाँ पे अभी है वो इस जगह पे है कि जहाँ पर बहुत दिक्कत आती है। वहाँ पे ना उनके जो कोई भी व्यक्ति हो जिसके साथ घटना हुई उसके ना उनके जो साथ में लोग रहते हैं उनके लिए रुकने की जगह है, और वो ऐसी जगह पे है कि जहाँ पर बरसात में भी बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए माननीय मंत्री जी ने सभी से ये कहा है कि जो कार्यदायी संस्था होगी उसमें ये मिनट्स में आया था, मीटिंग की थी माननीय मंत्री जी ने, उन्होंने कहा था कि एमडीडीएस को निर्माण करेगी और ये नगर पालिका की। तो वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आपको बताते चले कि ने कहा वनोत्सव 2025 बहुत खास है। जिस प्रकार उत्तराखंड के निर्माण के लिए 25 साल पूरे हुए हैं, हमारा उद्देश्य एक विकसित राज्य और एक विकसित राष्ट्र बनाना है। हमारे किसान, महिलाएं, युवा और सभी इससे उत्साह में भाग ले रहे हैं। स्वयं सहायता समूह ने भी यहां आके अपना स्टॉल लगाया है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नए 25 साल पूरे होने की खुशी में खास संदेश, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया है उद्घाटन। हमारा उद्देश्य एक विकसित राज्य और विकसित राष्ट्र बनाना है, ऐसा उन्होंने कहा। तो वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उद्घाटन किया, जहां 25 साल पूरे होने की खुशी में समारोह का उन्होंने उद्घाटन किया। हमारा साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारा उद्देश्य विकसित राज्य, विकसित राष्ट्र बनाने का है। तो 25 साल पूरे होने की खुशी में समारोह का आयोजन, जिसमें उन्होंने शिरकत की। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य विकसित राज्य, विकसित राष्ट्र बनाने का है। तो वहीं उत्तराखंड में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि 1 साल में ही पहले बिजली के इलेक्ट्रॉनिक मीटर बीजेपी सरकार ने लगवाए हैं, उसके बाद अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी इसका विरोध कर रही है और इसका विरोध जारी रहेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल के अनुसार प्रीपेड मीटर को लेकर पूर्व मंत्री तिलक राज बेहेड ने इसकी शुरुआत की थी। कांग्रेस नेता गोदियाल ने के अनुसार आम आदमी की परेशानी बढ़ने वाले है। तो वहीं उन्होंने कहा परेशानी बढ़ने का निर्णय लिया गया है, जिसका हम विरोध करेंगे। तो प्रीपेड मीटर की जो बात है, सरकार को पहले ये जवाब देना चाहिए कि सरकार ने ठीक 1 साल भी नहीं हुआ अभी कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर लाई थी सरकार, और अब 1 साल में उन इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की जगह प्रीपेड मीटर की बात कर रही है। सरकार किसको फायदा पहुंचा रही है? ये जो मीटर बनाने वाली कंपनियां हैं, इनसे कमीशन की सांठगांठ तो नहीं है? दूसरी बात है कि भाई जो आज तक जो परिवेश रहा, वो परिवेश ऐसा नहीं है कि पहले पैसा दे दो और उसके बाद बिजली खरीदो। ये जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, पहले पैसे देते हैं तब हमारा 1 महीने मोबाइल चलता है। सरकार उसी तरह इलेक्ट्रिक मीटरों में भी लाना चाह रही है। ये सरकार का ये कहना, एक मैंने देखा कि एक सचिव महोदय कह रहे थे कि हम पहले अधिकारियों से और मंत्रियों से इस बात को शुरू करेंगे। ये बहुत ही बचकाना स्टेटमेंट था सरकार का। मैं इस पे ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग तो भाई अधिकारी और मंत्री तो सक्षम है। मैं तो समझता हूँ कि अधिकारियों को और उनको मंत्रियों के जो घर हैं उन पर तो शायद वो बिल सरकारी भर्ती होगी। हम तो लड़ाई आम आदमी की लड़ रहे हैं, और आम आदमी की लड़ाई को लड़ने के लिए बेहड़ जी ने आपने देखा कि इसकी शुरुआत की, और हम सब। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।